नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। क्या 35वें दिन कृषि कानून पर बात बन जाएगी और क्या नए साल से पहले किसान आंदोलन का समाधान निकल जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो कि बुधवार को सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता से पहले अहम हैं। दरअसल सरकार और किसान संगठन के बीच बुधवार को 7वें दौर की वार्ता होनी है। अब दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बैठक होगी और इसमें उम्मीद यह है कि सरकार और किसानों के बीच सवा महीने से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो जाएगा। हालांकि कल होने वाली बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी मंथन हुआ है। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल मौजूद रहे। बता दें कि किसान संगठन ने बैठक को लेकर के सरकार को 4 सूत्रीय एजेंडा सौंप दिया है। सबसे पहला एजेंडा यह है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। किसान संगठन ने बाकायदा कृषि मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर बातचीत का न्योता स्वीकार किया है और सरकार को एजेंडे को याद भी दिलवा दिया है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर अपना फैसला क्या लेती है। तो कल की बैठक पर निगाहें सभी की टिकी हैं। तो दिल्ली से सटे बॉर्डर के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। टोल पर चल रहे धरनों पर अब महिलाएं और बच्चे भी मोर्चा संभाल रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब तक किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर धरने पर किसान संगठन के नेता बैठे हुए हैं। आंदोलन को तेज करते हुए प्रदेश के टोल को प्रदर्शनकारी किसानों ने फ्री करवा दिया। अब हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्थित शंभू टोल पर किसानों के साथ महिलाओं और बच्चों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उनका साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। कानून जो करे है ना, ये सारे अपना कोरोना दी आड़ विच करके ले हैं। कदे ये नोटबंदी दे, कदे अपना हुण किसानां ते ये ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ करे हैं ਅਸੀਂ वापस जब तक नहीं लंदा जब तक ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਤੇ बैठे रहांगे। मोदी सरकार ये कह रही है ना ਇੱਥੇ बादाम खाने अपना पिकनिक मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपना ਕੱਖ भी खा के पत्ते खा के भी ਇੱਥੇ गुजारा कर लांगे पर धरने ते नहीं हटांगे। ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ है। तेरे जैसा कोई देश विच किसी देश विच माड़ा बंदा नहीं जैसा तू है। आज हमारे यहाँ से अम्बाला जिला की जो हमारी माताएं बहनें हैं सब हमारे साथ आन के यहाँ पर धरने में बैठी हैं और हम सरकार को मोदी साहब को चेताना चाहते हैं कि जब तक ये काले कानून आप वापस नहीं लेते रहेंगे हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। अब तो हमारे बच्चे और हमारी जो माताएं बहनें वो भी कहने लगी हैं अभी हम हमारा घर में बैठने का कोई धर्म नहीं है। कैथल के टोल प्लाजा पर भी स्थिति वैसी ही है। किसानों ने घोषणा कर रखा है कि जब तक सरकार के साथ वार्ता सफल नहीं होती तब तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री रखे जाएंगे। जो किसान हैं उन्होंने थाना टोल प्लाजा को बंद किया हुआ है। हर आने जाने वाले वाहन को यहाँ से फ्री निकाला जा रहा है, किसी से कोई चार्जिंग नहीं ली जा रही। लगातार किसान यहाँ पिछले कई दिन से डटे हुए हैं। वहीं अगर हम दिल्ली बॉर्डर की बात करें, दिल्ली बॉर्डर पर भी लगातार किसानों का धरना जारी है। सरकार के दिल में खोट है, बेईमाना है। कल भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार तीनों काले कानून रद्द करेगी, लेकिन ये बता देना चाहते हैं जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे और तीनों काले कानून रद्द करवा कर ही अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है, सरकार कानून वापस नहीं लेती, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं तो क्या किसान मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। यदि बीच का रास्ते के ऊपर सहमत होते, बीच के रास्ते के अंदर सरकार चाहती है कि इनको 100% मारने की बजाय 50% मार दें तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि जो 41 वहाँ शहादत हुई है तो उनके परिवारों को क्या जवाब देगी हमारी जो किसान यूनियन है, जो हमारा संयुक्त मोर्चा है। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर भी किसान 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। मकसद साफ है, तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाना। इन सबके बीच किसान संगठन न्यू ईयर पर विरोध के नए तरीके अपनाने का खाका तैयार कर रखा है। सिरसा में किसानों ने आह्वान किया कि सुभाष चौक पर 31 दिसंबर को रात को कार्यक्रम होगा जिसका नाम होगा नवा साल किसाना दे नाल। अभी सिरसा के यूथ से बेसिकली अपील ये है
कि रेस्टोरेंट में न्यू ईयर मनाने की बजाय, कहीं और जाने की बजाय यहाँ पे आएँ, यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। क्या नहीं है, आपको डांस मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट के लिए गीत मिलेंगे, नुक्कड़ नाटक मिलेंगे, ऊपर से हम लोग फायर जलाएंगे, इंजॉय करेंगे और एक नए तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट, ताकि सरकार को भी पता चले यूथ क्या है। खुद भी आए, अपनी पूरी फैमिली को लेके आए, बच्चों को खास करके लेके आए, नया साल किसानों के साथ मिलाएं, सेल्फी विद किसान, यहाँ आके सेल्फी लें किसानों के साथ। इधर विरोध में इंद्री के गांव कादराबाद में बीजेपी जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दी गई। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़रा से विधायक नैना चौटाला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश में जारी तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर फिर 11 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की। कंधे पर हल लेकर 100 किलोमीटर तक पैदल चलकर टीकरी पहुंचे किसानों ने साफ किया कि सरकार जल्द उनकी मांगे माने, नहीं तो प्रदर्शन और तेज होगा। इस हल का वजन 18 किलो के लगभग है और मेरे इस हल यात्रा निकालने का मकसद सरकार को यह बताना है कि सरकार से विनम्र विनती है कि जो किसान भाई 34 दिन से सरकार के द्वार पर आकर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करके नए साल तक उनको सकुशल घर भेजे जाए। उस हरियाणा का किसान ही ज़्यादातर दिल्ली पर आ रहा है तो चारों रास्तों से। हमने भी यहाँ से कॉल की है कि भाई ये हरियाणा के जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक सारे के सारे टोल फ्री किए जाएंगे। मैं मेरे किसान साथियों को जो गाँव में हैं उनका भी यहाँ से आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। तमाम प्रदर्शन और विरोध के बीच कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ किया कि सरकार इसके लिए खुले मंच पर बातचीत के लिए तैयार है और ये बातचीत टीवी चैनल पर होनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके। उन्होंने कहा कि ये पहला आंदोलन है जहां किसान चाइना या अन्य कंपनियों का नहीं बल्कि स्वदेशी कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। बाहरी शक्तियां इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। ये लोकतंत्र के प्रति इनका कोई विश्वास नहीं। इनका विश्वास सिर्फ इस बात पे है कि ये जो कहें वही सही है, लेकिन जनता ने इनको कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया। जनता का कोई इनके ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए जो भी कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं और देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और मेरा देश के किसानों से एक ही अनुरोध है कि बिल्कुल भी इनके बहकावे में ना आए। ये देश में अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। केवल अव्यवस्था फैलाने के लिए ही इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा और भोले वाले किसानों को आगे करके, जैसे पहले भी इस देश में जब लड़ाइयां लड़ी जाती तो कुछ लोग ऐसे थे गाय को आगे करते थे कि गाय को आगे करके लड़ाई लड़ते थे। आज बिल्कुल उसी तरीके से कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, वही लोग लीडर बनके भोले वाले किसानों को आगे कर रहे कि भाई आप आगे हो जाओ और आपके ऊपर कोई बल प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका वो करेंगे। लेकिन वास्तविकता में इनका किसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो निश्चित तौर से इन तीनों कानूनों का स्वागत। कुल मिलाकर किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि अब 30 दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की बातचीत होनी है। देखना है कि इस वार्ता से विरोध खत्म होता है या फिर आंदोलन का नया रूप तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई कि आप समझ लें कि किस तरीके से किसान अपनी बात को मुखर होकर के अब रख रहा है और सत्ता पक्ष लगातार ये बता रहा है कि कैसे ये कानून उनके हित में है और क्यों उनको और किन लोगों के द्वारा उनको भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन सवाल आज के अभी भी वही बरकरार हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण आज ये है कि कल 7वें दौर की वार्ता से क्या रास्ता निकलेगा। दूसरा सवाल यह है कि 35वें दिन कृषि कानून पर क्या बात बनेगी। सरकार और किसानों के बीच का ये गतिरोध आखिर कब खत्म होगा, ये सवाल पिछले 34 दिनों से बरकरार है और कल 35वां दिन है जब ये वार्ता होनी है और पूरे देश की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत। रणवीर लोहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रणवीर लोहान जी आपका भी स्वागत। और स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। स्वामी इंद्र आपका भी बहुत स्वागत है। स्वामी इंद्र, आज से आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत में करूंगा। चूंकि 34 दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध हो रहा है इन काले कानूनों को लेकर के जो आप लोग कह रहे हैं। अब कल जो बातचीत होनी है उससे कितना आप लोग आश्वस्त हैं और कैसे उम्मीद की जाए कि कल इसका रास्ता और समाधान निकलेगा? क्योंकि जो 4 सूत्रीय एजेंडा आप लोगों ने भेजा है उसमें पहला ही ये है कि इन तीनों कानूनों को आपको वापस लेना होगा। स्वामी इंद्र, कैसे निकलेगा? आयुष जी, आप लगातार जीरो ग्राउंड से कवरेज कर रहे हैं और आपके रिपोर्टर पल पल की आप लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है और इसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बैठे जो भारतीय हैं
वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जन आंदोलन कितना विकराल रूप ले चुका है। पर सरकार है पता नहीं क्यों नहीं नींद से जागना चाहती है। मैं हैरान तो तब हुआ जब एक तरफ तो सरकार ने किसानों का प्रस्ताव जो है लिया और कहा 29 आप 30 को आइए, हम 30 को आपसे वार्ता करेंगे। वहीं कैलाश चौधरी जी ये बात बोलते हैं कि ये वार्ता मुझे लगता नहीं कहीं सार्थक हो। हाँ, हो भी सकती है अगर किसान जो राजनीति चश्मा उतार के आए। उन्हें इसमें अभी तक राजनीति नजर आ रही है, उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि देश का किसान कितना दुखी है, कितना हताश है, कितना अपने को असहाय समझ रहा है। जहां उसकी न्यायपालिका नहीं सुनती, जहां उसके देश के मंत्री नहीं सुनते, जहां इसका देश का प्रधानमंत्री नहीं सुनता। देश का प्रधानमंत्री कोसों मील दूर जाकर किसानों के लिए रेल तो चालू करता है पर किसानों से मेल की बात नहीं करता। भैया आप हमारे प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमें खुशी होती कि आप किसी भी बॉर्डर पर, दिल्ली की सीमा पर, किसी भी दहलीज पर आकर किसानों के बीच में आकर हमसे चर्चा करते, हमारी बात करते, आपकी रेल भी हम लेते, आपकी मेल भी हम लेते। ना तो आपकी रेल हमें मिली, ना आपका हमें मेल मिला। प्रवीण जी, आपने किसान की बात को सुन लिया, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। मैं सुन रहा था स्वामी इंद्र जी की बात को, और मैं कल भी जब चर्चा में था, आपको याद होगा, मैं तब भी यही बात कह रहा था कि जो लोग नकारात्मकता को अपने दिमाग में रख के जब वार्ता की बात करते हैं तो समझना ये पड़ेगा देश और प्रदेश के किसान को कि ये लोग क्यों नहीं चाहते कि वार्ता सफल हो, क्यों ये लोग वार्ता होने से पहले इस तरह की नकारात्मकता की बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए किसान रेल चला रहे हैं, और ये भी इनको समझना होगा अगस्त के अंदर किसान रेल चलाने की शुरुआत हुई थी और अब तक 100 किसान रेल ये सरकार चला चुकी है। और शायद स्वामी इंद्र जी को यही नहीं जानकारी होगी कि इस किसान रेल का देश के किसान को क्या लाभ है। पहले तो उसको पढ़े फिर उसकी आलोचना करें। साहब, देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार चाहती है कि किसान जो उपज अपने खेत में उगाता है, जो उपज ज्यादा लंबा समय नहीं रखी जा सकती, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस रेल के जरिए जाए, क्योंकि ये रेल नहीं प्रवीण जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनका कहने का तात्पर्य वो नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री रेल चला रहे हैं, किसानों के साथ रेल की जगह मेल भी कर ले। वो देखिए बस वो इतना कह रहे थे, मुझे नहीं लगता शायद उनका तात्पर्य था, बाकी वो खुद क्लियर कर देंगे। मैं आपकी बात मैं मान लेता हूँ, जो आपने कहा उनका तात्पर्य यही होगा, तो इनको ये भी समझा देता हूँ कि सरकार ने लगातार 6 दौर की वार्ता की है, 7वें दौर की ये वार्ता हो रही है। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि सरकार इस मुद्दे का हल वार्ता से करना चाहती है, संवाद से इस मुद्दे का हल करना चाहती है। लगातार सरकार वार्ता कर रही है, लिखित प्रस्ताव दे रही है, उससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसान हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। देश के प्रधानमंत्री किसानों को हाथ जोड़ के संबोधन करते हैं, उससे पता लगता है कि किसान हमारी प्राथमिकता है, किसान हमारा अभिमान है, किसान हमारा सम्मान। लेकिन यहाँ विषय ये आ जाता है कि राजनीति क्यों हो रही है। देखिए आयुष, अगर आप देखेंगे इन कानूनों को लागू हुए 7 महीने हो चुके हैं। जून 3 को ऑर्डिनेंस आए थे, 7 महीने लागू हो चुके हैं और कानूनों को हुए एक भी उदाहरण ऐसा बताएं स्वामी इंद्र जिसमें ये कह सके इन कानूनों की वजह से किसी किसान की जमीन चली गई हो या किसी किसान का नुकसान हो गया हो। मैं आपको यहाँ पे बैठ के सैकड़ों ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे इन कानूनों की वजह से किसान का फायदा हुआ। मैं यहाँ पे बैठ के आपको उदाहरण दूंगा। स्वामी इंद्र का मुझे ये बता दे कि इन 7 महीनों में किस किसान का नुकसान हुआ इन कानूनों की वजह से। देखिए आयुष, अगर देखा जाए जिन आशंकाओं को लेके ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार ने उन सभी आशंकाओं के समाधान का बाकायदा लिखित आश्वासन दिया। उससे लगता है कि अब ये जो आंदोलन है ना, ये किसान आंदोलन कम राजनीतिक आंदोलन ज्यादा बन चुका है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता खुद ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता आंदोलन में बैठे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन में बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन में बैठा है। सीताराम येचुरी वामपंथी नेता कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन में बैठे हैं। जब सभी विपक्षी दल इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, चलिए प्रवीण जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं स्पष्ट पहुंच रही है। मैं इसका जवाब ले लेता हूं चूंकि हमारे साथ 2 प्रवक्ता और जुड़े हुए हैं। संजीव भारद्वाज जी, प्रवीण जी की बात को अगर आप सुन रहे हो तो जवाब दीजिए।
बात रखी है उसका कहीं भी कोई वजूद उस बात का नहीं है। परवीन भाई अपने विचार दे रहे हैं, आप ये बताएं आज जी संजीव जी मैं सुन पा रहा हूँ। 41 किसान शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पे। उसके बाद वार्ता के लिए ये बार बार चैनल पे बीजेपी का हर प्रवक्ता, सत्तारूढ़ दल का हर प्रवक्ता आके कहता है वार्ता चल रही है, 6ठे दौर की है, 7वें दौर की है, 8वें दौर की वार्ता होगी। आप ये बताएं अगर ये कानून बनाने से पहले, ये काले कानून बनाने से पहले किसानों को विश्वास में ले लिया जाता तो ना तो कोई किसान बॉर्डर पे बैठता, ना कोई पार्टी उसके सपोर्ट में। विपक्षी पार्टियों का ये दायित्व है कि जब कोई समाज का वर्ग परेशान होता है सरकार से तो उसके साथ देने के लिए उसको खड़ा होना चाहिए और होते हैं खड़े। लेकिन आज के भी कहना कि 7वें दौर की वार्ता चल रही है जी, ये 8वें दौर की वार्ता चल रही है, इसको पहले ही उनको सलाह लेके उनके विश्वास में, किसानों को विश्वास में लेके अगर ये कानून बनाते या इनको कानूनों की शेप इस तरह से किसान चाहते हैं उस तरह से देते तो ना कोई बैठता, ना कोई शहीद होता और अपने घरों में लोग बैठे होते। आज ये बताएं कितनी हास्यास्पद बात है ये। आज ठंड से भी मर रहे हैं तो वहां परेशान होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं, वहां हर तरह की परेशानी है। सड़कों पे आज कौन खुश रहा है? मैंने टीवी पे कई बार देखा, में देखा कहते हैं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, सड़कों पे कितने लोग पिकनिक मनाते हैं। बहुत शर्म की बात है ये बात कहना। तो मेरी तो आपके माध्यम से आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो प्रदेश का हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसानों को शहीद होने से रोक के उनको, जो शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे और इस कानून को जिस तरह से किसान चाहते हैं, इन तीनों कानूनों को जिस तरह से चाहते हैं कि खत्म करे। चलिए संजीव जी, आपने एक और बड़ी बात कही है, उसका मैं जवाब प्रवीण जी से ले लूंगा, लेकिन हमारे साथ रणवीर लोहान जी भी मौजूद है। रणवीर जी, मैं चाहूंगा जवाब दे प्रवीण जी की बात का। प्रवीण जी ने एक बात कही कि भी इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ राजनीति हो गई है। मैं प्रवीण अत्रे जी को ये कहना चाहूंगा और ये समझाना भी चाहूंगा कि प्लीज आप राजनीति तो आज आप कर रहे हो इस पे, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग गए हुए हैं वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आज की डेट में वो किसान है और चौधरी अभय सिंह खुद भी वहां गए हैं तो किसी स्टेज पे नहीं गए और वहां पब्लिक में बैठ के पूरा दिन लगाया है और रात लगाई है और खुद उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नेता होने से पहले किसान हूँ, खुद खेती करता हूँ। तो इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये 2-2.5 महीने तो पहले पूरे देश में पहले एजुकेशन था, अब 35वें दिन में चला गया और 7वीं उसमें दौर में जा रहे हैं। तो क्या प्रवीण अत्रे जी को ये समझ नहीं आती कि ये इतने दिन से बैठे हैं, माताएं बहनें रोड पे बैठी है, इतनी ठंड है, आप कह रहे कि हम इनको बड़ा फायदा देना चाहते। 2-2 एकड़ वाले को क्या फायदा दोगे जब तक आप उसकी एमएसपी की गारंटी नहीं दे देते? क्या आपको लगता है कि एमएसपी की गारंटी के बगैर जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन 2 एकड़ वालों को उनको उचित दाम दे देंगे? और दूसरी बात कह रहे हैं कि ये 2 लोग हैं जो बैठे हैं ये किसान नहीं है, ये नकारात्मक फैलाने वाले हैं। जैसे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। इनको शर्म नहीं आती है सारी बात बोलते हुए? आज किसान लाखों, कोई 1, 2, 5, 10 हजार नहीं बैठे, लाखों किसान बैठे हैं। कम से कम 2-3 हजार तो ट्रैक्टर बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ है वहां पे, अपनी कंबाइन लेके गए हुए हैं। क्या थोड़ी सी भी शर्म इन लोगों को? ये कहने की बातें हैं, सिर्फ 1 सेकंड लगता है इनको इनकी कहाँ गई है कि इनकी गैरत? किसान मर रहा ठंड से, 41 किसान मर गए वहां पे और ये कह रहे कि किसान नहीं है, अवस्था फैलाने वाले लोग हैं। इनको शर्म नहीं आती है सारी बात बोलते हुए? किसान ने मांगा क्या है? जो पूरे देश का पेट भरने वाला है वही किसान आपसे सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि हमें तो एमएसपी की गारंटी दे दो। आप क्यों पागल बना रहे हो? ये कहते हैं कि भी हमने अडानी 2017 में अडानी का जी इन्होंने सीएलयू रद्द कर दिया था इसी सरकार ने, और 2020 में जब लॉकडाउन था उस समय इन्होंने सीएलयू दे दिया गोडाउन के लिए।
इनकी प्री प्लान थी, किसी भी किसान संगठन को इन्होंने बैठाया नहीं, तो क्या इनके लिए शर्म की बात नहीं है? चलिए प्रवीण अत्री जी जवाब दीजिए। पूछना चाहूंगा। ठीक है, मैं प्रवीण जी से जवाब ले लेता हूँ। देखिए ऐसे आयुष, पहले तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को कहूंगा कि जब चर्चा करते हो ना तो अपने शब्दों को संभाले। शर्म नहीं आती, गैरत कहाँ है? मैं नहीं चाहता कोई ऐसी टिप्पणी करना साहब कि आपको डिबेट से उठ के जाना पड़ जाएगा। आप हमें कह रहे हो शर्म कहाँ है, गैरत कहाँ है? जो सरकार किसानों के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा निश्चित करती है, जबकि आपकी सरकार में मात्र 3,000 था। आपसे किसान अपनी मांग पूरी करवाने आए थे, आपने गोली से उड़ा दिए थे 9 किसान। आप हमें कह रहे हो गैरत कहाँ है, शर्म कहाँ है? अरे जो सरकार बनते ही सरकार कृषि क्षेत्र का जो बजट है उसको केंद्र के अंदर 1,34,000 रुपए कर दे, प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र के बजट को 23% बढ़ा दे, उसको आप कहते हैं आपकी गैरत कहाँ है, शर्म कहाँ है? जो सरकार आज प्रदेश के लगभग 5,000 गांवों को 24 घंटे बिजली दे रही है, कृषि क्षेत्र के अंदर 10 घंटे बिजली मिलती है कृषि क्षेत्र के अंदर, जबकि जहां के किसान ज्यादा बड़ी तादाद में आंदोलन कर रहे हैं, 4 घंटे बिजली मिलती है पंजाब के अंदर, वहां आंदोलन क्यों नहीं किया बिजली के लिए? आप हमें कह रहे हैं कि गैरत कहां है? जो सरकार किसान के फसल का एक एक दाना हरियाणा प्रदेश में एमएसपी पे खरीदती है, उससे तो आप गैरत पूछ रहे हो, उससे तो ये कह रहे हो कि शर्म नहीं आती। और जब आपकी सरकार थी 2000 के अंदर बाजरा नहीं खरीदा, सरसों नहीं खरीदा, 2001 में बाजरा नहीं खरीदा, सरसों नहीं खरीदा, 2002 में नहीं खरीदा, हाँ 2003 में आपने जरूर बाजरा खरीदा, ये मैं मानता हूं। तब आपकी गैरत और शर्म कहां थी? कम से कम शब्दों को तो संभल के इस्तेमाल कीजिए। अब चर्चा करने बैठे हैं, अब मैं बात करूंगा मुद्दे की। देखिए आयुष, मैं जब पहले बोल रहा था बीच में मेरा फोन कट गया था, तो मुझे याद नहीं कि कौन सी बात पहुंची कौन सी नहीं पहुंची। मेरा केवल इतना कहना है कि जिन आशंकाओं के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, सरकार ने उन आशंकाओं का निवारण कर दिया था। आज विपक्षी दलों में ये होड़ मची हुई है कि मेरे कार्यकर्ता वहां बैठे हैं। अभी ये भाई कह रहे थे कि साहब पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। साहब आपके नेता तो चैनल पे कह रहे हैं ये बात कि हमारा कार्यकर्ता वहां बैठा है। आप तो बार बार दावा कर रहे हैं इस बात का, और फिर आप कहते हैं कि राजनीति नहीं। सब जब राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता वहां बैठा है और नेता दावे से कह रहे हैं, तो फिर राजनीति क्यों नहीं? स्वाभाविक है कि राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता अगर आएगा तो वो अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से बात करेगा, और वही वहां पे हो रहा है। लेकिन मैं जो बात कहने लगा था पहले वो ये थी आयुष, और मुझे बड़ी हैरानी हुई जान के, पहले ये परसेप्शन बनाया था कि पंजाब के तो सारे किसान इन कानूनों के विरोध में है। एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई थी विपक्षी दलों के द्वारा। आज मेरी मोगा के किसान से बात हुई है, संगरूर के किसान से बात हुई है, और अगर किसी भाई को कोई शक हुआ हो तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जाके एक बार सर्च भी कीजिए, वहां पे भी कुछ मोगा का किसान और संगरूर का किसान इन बिलों के बारे में बात कर रहा है। आयुष 3 जून को ऑर्डिनेंस आता है, लेकिन पंजाब में आंदोलन शुरू होता है आज से 3 महीने पहले। 2 महीने पंजाब में आंदोलन करते हैं, 1 महीना दिल्ली बॉर्डर पे हो गया, मतलब 3 महीने हुए हैं। जो 4 महीने शुरू के थे वो क्या वजह थी कि उस वक्त आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मुझे जो पता लगा वामपंथी दलों द्वारा, क्योंकि बहुत सी किसान ऑर्गेनाइजेशन जो है वामपंथी दलों की हैं, वामपंथी दलों द्वारा किसानों को पहले झूठ बोल के बरगलाने की कोशिश हुई है। अरे सुनिए स्वामींदर जी, सुनिए, अरे सुनिए स्वामींदर जी, अरे इनको भाई चुप कराओ, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा स्वामींदर जी, अरे आपकी बात का जवाब दूंगा, शीर्षक का भी जवाब दूंगा, इनको एक बार चुप करा लीजिए, बीच में डिस्टर्ब ना करें। ये बात मैं ठीक है स्वामींदर जी देखिए, एक एक करके किसानों का मुद्दा है, सब लोग एक एक करके बोले तो बेहतर लगेगा, और एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ कोई आरोप प्रत्यारोप या कोई किस तरीके से एक दूसरे को डिबेट में डिस्टर्ब करे। स्वामींदर जी मैं आऊंगा आपके पास, स्वामींदर जी मैं आऊंगा, अपनी बात को आराम से रखिएगा स्वामींदर जी, पूरा समय दूंगा मैं आपको। ये सच्चाई प्रदेश और देश की जनता तक पहुंचे, इसलिए ये बात बता रहा हूं। पहले 4 महीने वामपंथी संगठनों ने कोशिश की झूठ बोल के किसानों को भ्रम में डाल के बहकाने की, लेकिन जब किसान उनके भ्रम में नहीं आया, आपको हैरानी होगी, उन्होंने धर्म को बीच में डाल दिया। उन्होंने किसानों के पास जा जाके ये बातें बोली कि जो ये आपके पास जमीनें हैं गुरु महाराज ने आपको दी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, इन कानूनों की वजह से गुरु महाराज की दी हुई जमीनें चली जाएंगी। मतलब धार्मिक एंगल बीच में डाला, जिस वजह से वहां के किसान को उद्वेलित किया, उनको भ्रम में डाला, डराया।
आप समझ सकते हैं इस आंदोलन की सच्चाई। और किसी भी भाई को शक हो, यूट्यूब पे जाके चेक कीजिए, पंजाब के किसान इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे किसानों को बरगलाया गया। संजीव जी तो ये भी कह रहे थे कि भाई देखिए इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, और आप कह रहे हैं इनको नुकसान क्या हुआ, इतने किसानों ने तो अपनी जान गंवा दी है। हाँ, ये किया, जान तो चली गई ना किसानों की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस बात से हमें भी बड़ा दुख है, बहुत पीड़ा है। आपको याद होगा आयुष, देश के कृषि मंत्री ने 2 तारीख को वार्ता जब 1 तारीख की हो गई, लगातार ये अपील की किसान भाइयों से कि आप, सर्द मौसम है, ठंड बहुत ज्यादा है, सरकार आपकी आशंकाओं का निवारण करने के लिए तैयार है, आप इस आंदोलन को खत्म कीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम में इस तरह का आंदोलन ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे किसान भाई सड़कों पे बैठे। और ये जो अपील है, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री जी करते रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते रहे, देश के कृषि मंत्री करते रहे, देश के गृह मंत्री करते रहे, हम लगातार ये अपील करते रहे किसान भाइयों से। आयुष, समझना ये है कि इस आंदोलन में जिस तरह से किसान भाई बैठे हैं, जिनको झूठ बोल के, भ्रम में डाल के कि आपकी जमीन चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, वो लोग आंदोलन में तो है ही है, क्योंकि उनको कानूनों की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो वो राजनीतिक लोग जो इन किसानों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अंदर हमारे लोहान साहब भी हैं, जिनमें हमारे संजीव भारद्वाज भी हैं, और स्वामी इंद्र जी भी उन्हीं में से हैं, क्योंकि जिस यूनियन से स्वामी इंद्र जी संबंध रखते हैं, वो किसान यूनियन तो इन कृषि सुधारों का समर्थन कर चुकी है पहले। चलिए अब स्वामी इंद्र जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं, चलिए एक एक करके, ठीक है। अब स्वामी इंद्र जी। आयुष जी, प्रवीण अत्रे जी मेरे बड़े अच्छे काबिल वकील भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। पहले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता थे, आज एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं इनकी तारीफ कर, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, पर मैं पूछना चाहता हूं इनके माध्यम से, जब किसान संगठनों से लगातार 6 बार वार्ता हुई और 6 बार वार्ताओं के अंदर भारत के कृषि मंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने इस बात को माना कि कानूनों में कमी है, ये बात तो सरकार मान चुकी है और कहते हम बदलाव भी करने को राजी हैं, यानी कि इस कानूनों में कमी थी। किसान अगर जागरूक ना होता, देश की जनता जागरूक ना होती, तो ये कानून लागू हो चुके हैं, पर इनको रोकने के लिए आज लड़ाई लड़ी जा रही है कि ये कानून जो है फांसी का फंदा है, किसान का ही नहीं दर्द बारंत है, आम नागरिक का है। मुझे बताइए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भारत के अंदर जो पहले से लागू था, जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, पहले तो ये काला बाजारी को रोकने का कानून था, आज ये काला बाजारी को बढ़ावा देने का कानून बन गया है। कोई भी एक बड़ा घराना जिसके पास कुबेर का धन हो, देसी हो या विदेशी कंपनी हो, देश के सारे। स्वामी इंद्र जी, आपसे भी मेरा संपर्क टूट गया था, क्योंकि प्रवीण अत्रे जी जब बोल रहे थे मुझे लगता पता नहीं वो सवाल आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं प्रवीण जी का सवाल आप तक पहुंचा देता हूं, स्वामी जी आप उसका भी जवाब साथ में देते चलिए, अपनी बात भी रखिएगा। आप प्रवीण जी ये पूछ रहे थे कि इन कानूनों को लागू हुए 6 महीने हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास एक लंबी फहरिस्त है, वो गिना सकते हैं कि इस कानून के लागू होने के बाद फायदा क्या हुआ है, लेकिन आप बताइए नुकसान क्या हुआ है इससे किसान को, एग्जाम्पल के साथ पूछ रहे थे स्वामी इंद्र जी। देखिए बिल्कुल इनको मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 5 फायदे बता दें, देश के चैनल पे आप बैठे हैं, कि इससे किसान को क्या फायदा हुआ। क्या ये तमाम किसान हमारे जो खाली पंजाब से नहीं, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, आंध्रा से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, ठीक है स्वामी इंद्र जी वो फायदे गिनाएंगे, उनसे मैं फायदे पूछूंगा, लेकिन नुकसान चूंकि वो पूछ रहे थे आपसे कि आप बताइए 6 महीने में किसान को क्या नुकसान हुआ इस कानून के आने के बाद, अभी हालिया क्या नुकसान हुआ है, आगे क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अभी क्या नुकसान हुआ है, 6 महीने हो गए ना। देखिए अगर ये कानून जैसे लागू हुए, अगर किसान आंदोलन ना करता, मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा के अंदर एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं थी, किसान आंदोलन लड़े तो सरकार को मजबूरन में खरीद करनी पड़ी। आप देखते हैं इनके पोर्टल लगातार बंद रहे, आज भी हरियाणा के जो किसान हैं जिनके पिछले साल की गेहूं पड़ी है, आज भी वो नहीं बिक पा रही, क्योंकि गेहूं का रेट जो है एमएसपी 1900 कुछ रुपए है, और जबकि नहीं स्वामी इंद्र, इस नए कानून से क्या हानि हुई है, उनका सवाल बेसिक ये है कि इस नए कानून से 1600 रुपए एमएसपी पर नहीं बिक रहा है या नहीं खरीद पा रहे हैं, तो पुराना कानून है तो चला आ रहा है भाई, एमएसपी पर बिका नहीं बिका ये पहले से भी चर्चा होती नहीं, इस नए कानून के आने से क्या हानि हुई है? नहीं, यही कारण है, मैं वही बता रहा हूं मेरे दोस्त। आज जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इनके गोदाम भर गए हैं, और जब किसान की फसल आती है तो ये रेट नीचे गिर देते हैं। आज गेहूं की किसान की फसल आने वाली, उससे पहले उन्होंने रेट गिर दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं किसान को कितना नुकसान होने वाला है। आप देखिए स्टोरियों ने स्टोर कर लिया, देश का प्याज रख लिया, आज देश के लोगों को कितना महंगा प्याज खरीदना पड़ा, देश के लोगों पहली बार
इस कानून के आने के बाद पहली बार हमने सुना कि आलू जो है 40 रुपए को बिका है, पर आज किसान का आलू 5 रुपए कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि उसका एमएसपी नहीं है, क्योंकि वो खुले में है। तो सरकार को चाहिए कि पहले सरकार किसान। अरे स्वामी इंद्र जी, भाई प्याज की वजह से तो सरकार पूरी गिर चुकी है। प्याज जिससे पहले भी 100 रुपए किलो तक बिका है, लोगों ने कार के साथ प्याज गिफ्ट भी किया है, ऐसी स्कीम्स भी चली, तब ये कानून नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि भाई इसका हल कैसे होगा और कैसे निकलेगा। मैं आऊंगा आपके पास वापस प्रवीण जी, मुझे पता है कि आप इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। मतलब क्या है? संजीव जी एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा। संजीव भारद्वाज जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, कुछ पूछना भी चाह रहे थे। मैं आयुष जी, आपके माध्यम से जो भाई प्रवीण जी ने बातें रखी हैं, हमने 12,000 रुपए किसान के खाते में डाल दिए या हमने किसानों को ये फायदा दे दिया, मेरा मोटा सा पहले तो ये क्वेश्चन है कि जो डीजल किसान को इस्तेमाल में आता है उसके रेट ये हर रोज बढ़ा रहे हैं। किसान उसकी बिल्कुल सुखादी सस्ता ले रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से और महंगा बेच रहे हैं। जब कांग्रेस महंगा लेके सस्ता बेचती थी तो ये कपड़े उतार के इनके सारे नेता सड़कों पे आंदोलन करते हुए घूमते थे। आज वो कहाँ है? ये आजाद होने बाद जितनी किसानों की जो भी उपज में काम आती हैं, चाहे वो कीटनाशक हैं, चाहे वो बीज हैं, चाहे और पेस्टिसाइड्स हैं, खाद हैं, सब पे टैक्सेस इन्होंने इम्पोज कर दिए 12% से 18% तक। आज ये किसानों के हित की बात कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने बार बार, जब मैंने कहा कि मुआवजा देना चाहिए, परवीन भाई को मैं कहता हूं कि परवीन भाई भी किसान फैमिली से आए हुए हैं। क्या किसी के घर का कोई आदमी मरता है या शहीद होता है, सिर्फ इतनी बात कह देना कि उसको मैंने मना किया था, वो ठंड में क्यों बैठ गया? वो आपके बताने से आज 2 साल का बच्चा घर में 3 साल का बच्चा किसी भकाई में नहीं आता। अगर 60 साल का आदमी या कोई वकील अपनी आत्महत्या कर रहा है सड़कों पे, या कोई संत आत्महत्या कर रहा है, तो उसका दिल कितना दुखी होगा। फिर परवीन भाई हमारे को ये जस्टिफाई करने के कोशिश कर रहे हैं। पहली बार तो मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को, चाहे क्या हो चाहे प्रदेश का हो, ये अपील करूंगा कि बगैर विलंब किए ये 3 कानूनों के बारे में तो सोचे ही, साथ साथ उससे पहले जो शहीद हुए किसान उनके घरों के एक मेंबर। चलिए ठीक है, इसका जवाब प्रवीण जी देंगे आप बहुत जल्दी से। लोहान साहब एक कमेंट आपका भी। एक मिनट 1 करोड़ रुपए दें। और सेकेंडली जो मोटी बात बार बार ये कही जा रही है कि वार्ता चल रही है, पहले चल जाती, पहले बैठ के पूछ लेते तो खत्म हो जाती, कोई बात नहीं थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वो किसी बात से सहमत किसान होते हैं तो तुरंत प्रभाव से, नहीं तो कैजुअलिटी, शहीद बहुत लोग हो रहे हैं। नहीं संजीव जी, देखिए इसीलिए वार्ता चलती रहनी चाहिए, और वार्ता कल हो रही है, पूरे देश की निगाहें उसी पर लगी हुई है, और इसीलिए हम लोग आज भी चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा। रणवीर लोहान जी, रणवीर जी ठीक है, देखिए समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है फिर। रणवीर जी एक कमेंट आपका। सरकार का मूड नहीं सर देखिए, अत्रे जी एक बात कह रहे थे कि हमने 1800 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाल दिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कल आपने बयान पढ़ा होगा कि हम 3600 करोड़ सरकार के खाते में डाल देंगे। आप इन कानूनों को रद्द कर दिए, जो काले कानून है। अगर ये कानून सही है तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट स्तर का मंत्री किसी भी गांव या शहर में जाने से कतराता नहीं है। मतलब अपने सारे रद्द कर दिए प्रोग्राम, क्योंकि वहां का किसान, व्यापारी, वो सारे के सारे इस लेवल के दुखी है कि काले झंडे लेके रोड पे चले जाते हैं और उस गांव में घुसने नहीं देते और शहर में नहीं घुसने देते। जैसे आपने पिछले दिनों अंबाला का भी आपने देखा होगा, जब चीफ मिनिस्टर जी जा रहे थे वहां पे, तो शहर और गांव यानी कि व्यापारी और किसान, सारा का सारा पूरा प्रदेश दुखी है, पूरा देश दुखी है, पूरा पंजाब, राजस्थान, यूपी सारा दुखी। महिलाएं बैठी है, तो फिर भी ये कह रहे कि हमने बड़ा फायदा कर दिया। सिवाय अडानी और अंबानी के आपका फायदा बताओ। कहते किसान रेल चला दी, वो भी अडानी की है। अरे आप ये तो बताओ कि आप बिजली का है, वो सारा का सारा प्राइवेट। मतलब आप कर क्या रहे हो, ये तो बता दो कि किसान आपने। चलिए ठीक है, अब रेल भी अडानी की है। प्रवीण जी ये भी एक बात पता चली है। चलिए प्रवीण जी जवाब दीजिए।
देखिए आयुष, मुझे एक नई जानकारी लोहान साहब ने यहाँ पे दी है कि जो किसान रेल चली है वो भी अडानी की है। मतलब ये झूठ है, इस तरह से भ्रमित किया जाता है, इस तरह से झूठ बोला जाता है। अरे भाई रुक जाओ, देखो बीच में मत बोलो यार, बहुत देखिए ऐसा बीच में। लोहान साहब आपके सवाल आ गए, अब मुझे लगता है जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी के पास बहुत सारे सवाल हैं, उनको जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। देखिए आयुष, क्या हो रहा है, जो 18,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के नाम पे किसानों के खाते में जमा किए हैं, साहब कहते हैं जी हम आपको 36,000 दे देते हैं। एक्चुअली पहले तो फिगर को समझो, सरकार हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में डालती है, पूरे देश के 12 करोड़ किसानों के 72,000। अरे सुनो भाई, 72,000 करोड़ रुपया सालाना, और भाई साहब 6 साल के हिसाब से वो 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बनती है। और अगर 10 साल की कैलकुलेशन मार लेंगे तो 7,20,000 करोड़ रुपए की रकम बनती है। बोलने से पहले सोचा करो यार, हम किसान बिलों पे चर्चा कर रहे हैं, ये कैसे तर्क करते हो? अब मैं जवाब देता हूँ किसान नेता का। अरे भाई बीच में मत बोलो। ठीक है लोहान साहब आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने दे दिया, अब एक एक करके सबके जवाब भी चाहिए ना। देखिए अपनी बारी में बोल लेना, अभी मैं किसान लोहान साहब सुने भाई, देखिए किसान की बात हो रही, सब लोग सुने, धैर्यपूर्वक सुने। भाई जरूरी है भाई, डिस्टर्ब मत कर, ध्यान से सुन लो। ठीक है। देखिए ऐसा किसान नेता ने यहाँ कहा कि साहब देखिए आलू की कोई एमएसपी नहीं है, यही तकलीफ होती है भाई। आप किसान नेता हो, आपको यही नहीं पता हरियाणा प्रदेश के अंदर आलू भावांतर भरपाई योजना में आता है, कम से कम जानकारी तो ले लो। और आलू के ऊपर सरकार ने बाकायदा इस योजना में सम्मिलित करने का मतलब यह है कि एमएसपी घोषित होती है, उसको हम एमएसपी नहीं कहेंगे, भाव घोषित होता है आलू का। और अगर किसान का आलू उससे कम दाम में बिकता है तो जो वो गैप है वो सरकार पे करती है इस योजना के तहत। किसान नेता को मेरा निवेदन है, चर्चा में आने से पहले इन योजनाओं को पढ़ के आए जो हरियाणा प्रदेश में चल रही हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं कि साहब एसेंशियल कमोडिटी, अरे भाई डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार, कम से कम अपनी बारी में बोल लिया करो अपनी। अगर आपके पास कहने के लिए इतना कुछ है। रणवीर लोहान जी देखिए भाई सुनिए, रणवीर लोहान जी देखिए हर बात पर इस तरीके से टोका टाकी करेंगे तो फिर प्रवीण जी आपको भी नहीं बोलने देंगे, किसी की बात यहाँ समझ में नहीं आएगी। फिर संजीव जी बोलेंगे, फिर भी प्रवीण जी बोलेंगे, किसान नेता बोलेंगे तब भी प्रवीण जी बोलेंगे, तो इसलिए एक एक करके बोले, मैं सबको इसीलिए समय दे रहा हूँ। लोहान साहब सुनिए। ये ऐसा है, एक और किसान नेता ने जिक्र किया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का। पहले तो मैं फिर वही बात कहूंगा, मेरा स्वामी इंद्र जी से निवेदन है, स्वामी इंद्र जी इस देश के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम से संस्था है, एक मैकेनिज्म है देश के अंदर जो भ्रष्टाचार और इस तरह के अनऑफिशियल कंपटीशन और मुनाफाखोरी को रोकता है। कम से कम उसके ऊपर ही विश्वास कर लो भाई। और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस के मित्र ने कही, कहते साहब डीजल महंगा हो गया। संजीव जी आपसे भी निवेदन है, 2011 में दिल्ली के अंदर 92 रुपए डीजल बिक रहा था, हरियाणा में 89 रुपीज हो गया था। तो आपके भी जानते हैं कि डीजल जो है फ्री मार्केट है, इंटरनेशनल फ्री मार्केट। तर्क देने से पहले देखिए ऐसा नहीं है कि आप राजनीति के अंदर कुछ भी बोलेंगे, झूठ भी बोलेंगे, कम से कम अपने तर्क को दुरुस्त कीजिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं संजीव जी, आपने कहा कि कोई ऐसे बहकावे में नहीं आता। देखिए संजीव जी, पहली बात तो ये है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जिन किसानों को ये बात कह के डराया गया कि इन कानूनों की वजह से उनकी जमीन चली जाएगी, आज वो डर उनमें से निकल चुका है, कानून की सच्चाई उनको पता लग चुकी है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है लोहान साहब आप बताइएगा। निवेदन करूंगा मैं, आपने एक बात का जिक्र बार बार कहा संजीव जी, अरे एक मिनट देखिए, एक बात और है आयुष यहाँ पे, जब सरकार भावांतर भरपाई योजना लेके आई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम की योजना लेके आई, तो यही संजीव जी जो ये बात कहते थे कि किसान तो भोला है, किसान अनपढ़ है, वो कैसे कंप्यूटर को समझेगा, कैसे पोर्टल पे अपलोड करेगा। आज इनकी भाषा बदल गई, आज ये कहते हैं कि किसान को कोई कैसे बहका सकता है। भाई जब हम योजना लेके आए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तब तो आप चिल्ला के खुद ही कह रहे थे कि किसान भोला है, किसान अनपढ़ है। आज आप कह रहे हो कि किसान जो है बहुत तेज है, किसान को कौन बहका सकता है। आपके शब्द बदल क्यों गए संजीव जी? उस वक्त आपके शब्द कुछ और थे, आज आपके शब्द कुछ और है, ऐसा क्यों है? मेरा सिंपल निवेदन ही है संजीव जी, राजनीति अपार्ट, अगर आप सच्चे किसान हितैषी हैं तो आपको इन बिलों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये वो बिल हैं जो किसान को मजबूती देते हैं। अभी स्वामी इंद्र ने एक बात कही कि गृह मंत्री ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा, स्वामी इंद्र जी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम ये बात मानते हैं कि हमारे पास सर्वशक्तिशाली दिमाग नहीं है, हम मानते हैं कि हमने अपनी कोशिश से बेहतर कानून बनाए, लेकिन अगर आपको लगता है आपके कुछ आशंकाएं या आपके कुछ सुझाव हैं तो हम उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये तो देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आप कम से कम उनकी बात मान लीजिए। हम ये तो नहीं कहते कि हमारे पास, चलिए लेकिन माहौल सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्वामी इंद्र जी, ठीक है अब स्वामी इंद्र जी।
आप मुझे इन कानूनों की वजह से कोई नुकसान हुआ ठीक है, चलिए स्वामींद्र जी, माहौल सकारात्मक नहीं होगा और भरोसा नहीं होगा तो फिर हल निकलेगा कैसे? देखिए, ये इनकी तरफ से देखिए क्या क्या बयान आते हैं। और आज माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी सभा में ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल अड़िग है और उनको झुला सकता, उनको झुका सकता। आपके बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता ऐसी बात करते हैं, किसान किस भरोसे से आपके साथ बात करे, पर फिर भी हम बड़ा हृदय करते हुए आपसे वार्ता करना चाहते हैं, देश के सामने बात रखना चाहते हैं। और पूरे देश को मालूम है आज किसान अकेला नहीं है, पूरे देश की जनशक्ति किसान के साथ है और किसान जो है अपनी बात देश हित में मनवा के रहेगा। नहीं, लेकिन स्वामींद्र जी ये बात कहां से आई? चूंकि ये बात तो अगर कहा जा रहा है कि देखिए ये हम 3 कानून लेकर के आए, इसके अंदर ये समस्याएं, हम उसको आइडेंटिफाई करने को भी तैयार हैं, जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उस पर हम चर्चा से उसका समाधान भी निकालने को तैयार हैं, ये कानून ही वापस हो जाए, ये बात कहां से आई? देखिए, जब कोई चीज जिसका बेस ही बिल्कुल गलत हो, निराधार हो और जिसके लिए आप कोई चीज लेके आ रहे हैं और वो उसके लिए तैयार ना हो, तो यानी कि आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए देखिए, यही कारण है कि आज इनके सहयोगी दल इनको छोड़ के चले गए हैं। सबसे पहले इनके जो बादल परिवार है, एनडीए का जो सबसे बड़ा दल था, वो छोड़ के चला गया। राजस्थान से बेनीवाल जी चले गए। आज मनसुख भाई गुजरात से, इनके मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा से, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यानी कि बात बहुत बड़ी है, बात निकलेगी, दूर तक जाएगी। अगर ये मानसून सत्र लेके आए, इनको सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ कम से कम 70 मेंबर पार्लियामेंट में आकर इनका विरोध करेंगे, इनकी पार्टी। चलिए ठीक है, अब एक एक करके, ठीक है, मैं आऊंगा प्रवीण जी। संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आइए जी, मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से प्रवीण भाई की बात का जवाब दूं। ये कहते हैं कि 2011 में 92 रुपए हो गया था। आज प्रवीण भाई मेरे को, मैं चुप हो जाऊंगा, ये बता दें कि गवर्नमेंट इस पे कितना टैक्स डीजल पे ले रही है और किस रेट में ले रही है और किस रेट में बेच रही है। उस वक्त किस रेट में लिया था मुझे कुछ नहीं पता। पहले एक एक बात का हम आपस में जवाब ले लें और बड़ा हेल्दी कंपटीशन में ले लें कि आज सरकार इस पे क्या चार्ज रही है, उस वक्त सरकार इस पे क्या चार्ज कर रही थी। धार्मिक प्रचार तो मैं भी फैला सकता हूँ, आप भी फैला सकते हैं। आप रुकते ही नहीं दूसरे की डिग्निटी पे या दूसरे के धन पे आप जवाब बोलते हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त क्या खरीदा जा रहा था, आज क्या खरीदा जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट से। उस वक्त इस पे क्या टैक्सेस लिए जाते थे, आज क्या लिए जाते हैं। मैं बाद में कोई बात बोलूंगा, पहले आप इसका जवाब दें मुझे। ठीक है, रणवीर लोहान जी, एक कमेंट आपका, उसका प्रवीण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रणवीर जी। सर, प्रवीण अत्रे जी ने एक बात कही कि किसानों की जमीन चली जाएगी, ये झूठ बोला जा रहा है। मैं अत्रे जी से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगा कि 2-2, 3-3 एकड़ का जमींदार है, अगर वो कॉर्पोरेट घराने से पैसे उठाएगा, अगर वो ना दे पाया किसी कारणवश, तो वो ब्याज पे ब्याज जा करके, जब कॉर्पोरेट घराने वाले ये कहेंगे कि पैसे दे, तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, अपनी जमीन बेचने का। वो धीरे 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 उसी चीज पे जाएगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 2-3 एकड़ का मालिक नहीं रहेगा। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, ये भी बड़े उछल कूद करे, 2012 में ये 3 काले कानून कांग्रेस भी लेके आई थी, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी बड़े बड़े आलू उगाने की बात कही थी। तो ये दोनों पार्टियां मेरे हिसाब से मिला जुला ही काम कर रही है, किसान को मारने का काम कर रही है। तो ये जमीन चली जाएगी और ये जियो का सिम की तरह जैसे फ्री दिया, उसके बाद फिर पैसे लेने शुरू किए, तो उसी तरीके से थोड़ा सा 2-3 साल लालच दे के मंडियों से बाहर, और फिर किसान को मंडियां बंद करवा करके फिर कॉर्पोरेट घराने अब धीरे 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 जैसे दीमक खाती वैसे खा जाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएगा जी। काम कर नहीं सकता, बगैर पैसे काम होंगे नहीं, रोजगार है नहीं, गांव स्तर पे पढ़ाई इतनी ज्यादा है नहीं। तो अत्रे जी ये बिल्कुल गलत है और ये कानून रद्द होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं जवाब लेता हूँ। प्रवीण जी। देखिए आयुष, सबसे पहली बात तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जिन्होंने लगातार यहाँ पे भ्रम और झूठ बोलने की कोशिश है कानूनों के बारे में। अरे सुनिए भाई, देखिए अब बीच में ना बोलिएगा, अब बीच में ना बोलिए, प्रदेश की जनता को सुनने दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, पहला बिंदु, ये जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 2-3 एकड़ का किसान अगर कॉर्पोरेट से पैसे ले लेगा तो वो लौटा नहीं पाएगा। पहला बिंदु तो यही है कि कोई बाध्य नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूर करे।
अगर मन हो करे, मन ना हो तो ना करे। नंबर एक। अरे सुन लीजिए भाई, दूसरी बात, इन कानूनों को पढ़ लो लोहान साहब। ये वो कानून है, किसान जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट से मुकर सकता है, लेकिन व्यापारी नहीं मुकर सकता। किसान ने अगर, सुनिए भाई, अभी सुनिए, चिल्लाइए मत बीच में, पढ़ लीजिए कानूनों को। अरे सुनिए भाई, बीच में मत चिल्लाइए। अरे झूठ बोल रहे हो आप यहाँ पे। किसान ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें कुछ पैसा एडवांस लिया और बाद में किसान उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है, तो उसको स्वतंत्रता है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की। और जो पैसा उसने अगर मान लीजिए कुछ एडवांस लिया है, उसके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगेगी किसान के ऊपर। लेकिन व्यापारी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उसको पेनल्टी देनी होगी। पहले लोहान साहब इन कानूनों को पढ़ लीजिए। इन कानूनों में किसान को इतना मजबूती दी गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये झूठ मत फैलाइए यहाँ बार बार बैठ के। और आप 2 एकड़ का 3 एकड़ का, आपने देश के कृषि मंत्री का ना तो बयान सुना, ना देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सरकार बनाने जा रही है, 1000 FPOs। वो इसीलिए कि जो छोटा किसान है वो मिल के 50-100, जिससे उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए और वो बार्गेनिंग कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसान के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। किसान ने अगर कुछ एडवांस लिया है तो किसान को उस एडवांस को वापस करने के लिए वाजिब समय देना पड़ेगा। ये सब इन कानूनों में लिखा है। लेकिन व्यापारी अगर मुकरता है तो उसको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। आप इन बातों को क्यों झूठ फैला रहे हैं यहाँ पे बार बार? आप लगातार झूठ बोल रहे हो। पढ़ो पहले कानूनों को, पहले कानूनों को पढ़ो। और दूसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हुड्डा साहब कह रहे हैं मैं 2007 में ले आया था, कैप्टन साहब कह रहे हैं मैं तो 2006 में ले आया था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कानून लेके आई तो आप जैसे लोग केवल मोदी विरोध के अंदर इसके खिलाफ आके खड़े हो गए। आपके राजनीतिक हित है। आप अगर किसान हितैषी होते तो इन कानूनों का मुखालफत नहीं करते। आप अगर किसान हितैषी होते तो इस तरह से झूठ का विरोध नहीं करते। मंडियां कैसे खत्म हो जाएंगी साहब? पहली चीज, आयुष, ये तो सबको पता है कि किसान स्वतंत्र है। आपको बिहार का इतिहास पता है? बिहार के अंदर 2006 के बाद अब तक किसान की आमदन 4 गुना बढ़ चुकी है। पता है आपको? जानकारी है इस बात की? बार बार झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। बिहार का एग्जाम्पल 4 गुना किसान की आमदन बढ़ी है 2006 से लेके 2017 तक। पढ़िए जाके जरा। और चलिए ठीक है, अब इसी के साथ ये चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी हुई। मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और देखना यह है कि कल जो 7वें दौर की वार्ता होनी है उसमें कोई समाधान निकलता है या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।